A very good evening to everyone. Welcome back to my channel. So today we are going to continue our series that is contingent and quasi contract. It is a part of business law. तो जैसा हमने पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर लिया, उसके बाद दो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कॉन्टिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसको पढ़ते हैं आज। इसके बाद डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूल्स वगैरह पढ़ेंगे और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो अनसर्टेन होते हैं। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करा हुआ है, उनके बीच में कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी हो जाती है जिससे आप उसको पहले से जानते नहीं थे और दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों पार्टीज उस चीज़ से अवेयर नहीं थी, बीच में ऐसा कुछ कंडीशंस हो जाते हैं, उसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट घोषित कर देते हैं कि बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, कुछ अनसर्टेनिटी हो गई जिससे फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर दी हाउस की, हाँ डीलिंग कर लेते हैं घर की। तो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, तो मुझे अपना घर दे देना। तो वहाँ पर उन दोनों की डील हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन हो चुका था, बट अचानक से क्या हुआ कि बी के घर में आग लग गई, वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया घर। तो फिर इसमें क्या हुआ, ये तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि ये कोई भी एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी, अनहैपन इवेंट हो गया वहाँ पे जिससे कि वो उसे घर नहीं दे सकता। तो इसे हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो ए ने पैसे उसको दिए होंगे वो वापस मिल जाएंगे उसको एज अ कंसिडरेशन। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहला तो है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे अनसर्टेनिटी से होती है, कोई भी इसके अंदर सर्टेनिटी नहीं होती है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वी डोंट नो। तो ये अनसर्टेनिटी पे बेस्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि हैपनिंग्स और नॉन हैपनिंग्स दोनों यहाँ पर हो सकती हैं। जो हमने सोचा है वो भी हो सकता है, जो चीज़ें नहीं सोची होती है वो भी यहाँ पर होती हैं। तो अब यहाँ पे इनके कुछ रूल्स देखते हैं इसके रिगार्डिंग। सबसे पहला रूल ही कहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो भी परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड होती है अनहैपनिंग और अनसर्टेन फ्यूचर पर, कि कुछ भी टेक प्लेस हो सकता है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको फायर वाला एग्जांपल दिया था, सेम इट इज़ ए फर्स्ट रूल। सेकंड में ये कहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि डिपेंड करती हैं हैपनिंग्स और नॉन हैपनिंग्स पर। जो हैपनिंग्स हैं जो हमने सोच रखा है वो तो होनी होती हैं, लेकिन जो नॉन हैपनिंग्स होती है वो भी यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा अगर वाई मर जाता है, तो कोई भी वाई पर्सन है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये उस टाइम तक ये कॉन्टिजेंट है तब तक जब तक वाई जिंदा है। तो इट इज़ लाइक दैट हैपनिंग्स और नॉन हैपनिंग्स। नेक्स्ट आता है कि इसमें कहता है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक ही लिमिट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी भी चीज़ की एक्सपायरी डेट होने से पहले वो चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं, बट आफ्टर द एक्सपायरी अगर हमने उसे नहीं देखा फॉर एग्जांपल, तो उसकी वो एक्सपायर्ड हो जाती है डेट। तो उसमें भी हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही मानते हैं कि वहाँ पर हमारे ना ध्यान देने से, हमारी गड़बड़ी से वो चीज़ें जो हैं वो कॉन्टिजेंट हो चुकी हैं, तो उसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं विद इन द एक्सपायरी डेट्स। नेक्स्ट आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्टिजेंट पढ़ लिया, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इस केस में यहाँ पर दोनों पार्टीज़ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट यहाँ पर एक टर्म होती है दैट इज़ राइट्स और ऑब्लिगेशंस होती हैं जो क्रिएट करी जाती हैं एज एन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कोई भी दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं होता एक्चुअल में, बट एक कोई राइट्स होते हैं उनके और कुछ उनकी ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर होती हैं जो उन्हें कंप्लीट करनी होती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको ये कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया गया है, तो हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि जहाँ पर कभी भी कोई भी दो पार्टीज़ की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, स्टिल वहाँ पे राइट्स ऑब्लिगेशंस हो, वी नीड टू पे ऑफ, उसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके अंदर ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होती है, पूरे ऑब्लिगेशंस हमें पूरे करने होते हैं, फ्री कंसेंट होती है, हमने जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, कंसिडरेशन होती है जो लॉफुल होनी चाहिए, और जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एज अ डिज़ाइन करते हैं वो सब कुछ इसके अंदर होता है। स्टिल यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता है पूरी लीगल फुल तरीके से। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसको पढ़ते हैं हम। टाइप्स हैं, कुछ क्लेम्स हैं जो यहाँ पे दिए जाते हैं, कुछ बुराइयां हैं इसकी, ऑब्वियसली बुराइयां तो होंगी ही। पहला क्लेम तो ये होता है कि जैसे दो पार्टीज़ हैं, वहाँ पर कोई भी एक पार्टी ने इनकैपेबल है, वो कोई भी सामने वाली पार्टी है, कोई भी पर्सन है वो इनकैपेबल है कांटेक्ट करने के लिए, अगर आपने उससे कांटेक्ट किया तो ये कांटेक्ट भी क्वासी कांटेक्ट माना जाता है। यानी कि दो पीपल के बीच में या दो पर्सन के बीच में, पार्टीज़ के बीच में कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपने किसी भी लुनेटिक पर्सन से या अनसाउंड माइंड पर्सन से कोई भी कांटेक्ट किया है, जैसे हमने एग्रीमेंट में पढ़ा था कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो
कैपेबल होना चाहिए चीज़ों को कॉन्टैक्ट को करने के लिए, और माइनर नहीं होना चाहिए बाय द एज ऑल्सो। तो यहाँ पर यही कहता है कि इनकैपेबल अगर कोई भी होता है, अगर आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कॉसी कॉन्टैक्ट में माना जाता है, यानी कि आपने उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट किया ही नहीं है। नेक्स्ट आता है reimbursement to person paying money due by another to payment of which he is interested। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन है वो इंटरेस्टेड है पेमेंट ऑफ मनी, यानी कि आपने जैसा हमने पढ़ा था कि हमें कोई कंसिडरेशन चाहिए होता है फॉर द पेमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि आपके ऊपर लीगल फुली आपको वो पेमेंट भी करनी है, क्योंकि कंसिडरेशन नीडेड होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको पेमेंट भी करनी है और साथ में आपको लॉफुल है, आप बाउंड है बाय द लॉ कि आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे यही कहता है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड है पेमेंट करने में, यहाँ पर वो पेमेंट कर सकते हैं। इफ दे आर इंटरेस्टेड टू पे ऑन बिहाफ ऑफ समवन दे कैन डू बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे कंसिडरेशन ही इंपॉर्टेंट होता है ओनली। जैसे यहाँ पे एक टर्म आ रही है कंसिडरेशन act defining the term consideration start with the when at the desire of a promisor the promisee or any another person has done. If there is no desire of the promisor, the act or absence of the stranger or even the promisor shall not amount to कंसिडरेट एंड एब्सेंस ऑफ प्रोमिसर। इसका मतलब है कि वो अगर बाउंड नहीं है और कोई उसके बिहाफ पे कुछ कर रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि हाँ अगर प्रोमिसर नहीं उसको पे कर पा रहा है तो अगर उसको कोई और अनएग्जीक्यूटेड स्ट्रेंजर पर्सन भी उसको करता है पे आउट, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट हाँ वो प्रोमिसर के बिहाफ पर होना चाहिए। बस इतना ही कह रहा है। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर चाहता है लॉफुली कि वो किसी भी सामने वाले के बिहाफ पे कुछ चीज़ें करे या फिर कुछ भी काम ऐसा करे जो उसको फ़ायदा दे दो पार्टीज़ में से किसी एक पार्टीज़ की तरफ से, तो वो कर सकता है इंटेंशनली इंटेंडिंग। अगर वो चाहता है, उसकी इच्छा है ये चीज़ करने की, तो वो कर सकता है। बट इन टर्म्स ऑफ लॉ ये राइट है, ये करेक्ट है, बट इन लिमिट्स में कि आप किसी भी लिमिट्स को पार नहीं कर सकते। हाँ अगर आप इस चीज़ का, अगर वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है और अगर उसके बिहाफ पे बेनिफिट भी लेना चाहता है तो दे कैन गेट, इट इज़ नॉट नथिंग। तो वो ये 4 रूल्स थे जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स थे। अब हम आते हैं क्वांटम मेरिट क्या होता है। इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि पेमेंट उस पोर्शन में करना जितना काम हुआ है। आपने क्लास 12th में बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि उतना पैसा दो जितना उन्होंने काम किया है एक्चुअल में। इसका मतलब ही यही होता है कि एज मच एज अर्न, यानी कि उतना अर्न करो जितना आप एक्चुअली में किसी को दे रहे हो या फिर आप उतना काम कर पा रहे हो। रीजनेबल रेम्युनरेशन होना चाहिए फॉर द वर्क डन, कि आप कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो, जितना आपने काम किया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क यू नीड टू पे ऑफ और यू नीड टू बी गेट ओनली। तो इसका मतलब यही है क्वांटम मेरिट। कई बार शॉर्ट नोट में बहुत आ जाता है ये कि इसका मतलब क्या होता है। तो हाँ, आप जितना काम कर रहे हो उसके बिहाफ पे आपको उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपको पैसा मिलेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं है, आपने जितनी मेहनत की उतना ही आपको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ पे एक पार्टी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा, जो मैंने कहा था, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में डिज़ाइन किया था, मैं उस काम को करने में इस समय इनकैपेबल हूँ, तो मैं उस काम को नहीं कर पाऊँगा, वो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। तो यही केस होता है। इस केस के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ समवन कर सकते हैं, बट लेकिन उसने जितना काम किया है उसको उतने का ही पैसा मिलेगा जितना उसने किया। उसने नहीं काम किया है बिल्कुल भी, तो वो उसमें से उसको मिलेगा ही नहीं कुछ भी, वो सब कुछ कट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। तो एक क्लेम्स क्या है क्वांटम मेरिट पे, एक बार हम इस पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्लेम है वर्क डन अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी पर्सन है जिसने उसके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जो ऑलरेडी वॉइड था, जो इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होने वाला है। वॉइड मतलब मैंने आपको बताया था अनलॉफुल होने वाला है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वो वैलिड ही नहीं है। तो इन फ्यूचर जो वॉइड होने वाला है, तो ये क्लेम्स होते हैं कुछ, जैसे कि आपने उसके अंडर काम क्यों किया जो ऑलरेडी वॉइड है, तो इट इज़ दी क्लेम ऑन दी क्वांटम मेरिट। तो आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन विद ऑन नॉन ग्रेजुएशियस बेसिस। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्सन है, उसने ऐसी सर्विसेज दी हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं जो कि इंटेंशनली होने वाली ही नहीं थी कभी से, तो इसको भी हम ग्रेजुएशियस मतलब होता है जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको हम ग्रेजुएशनली बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि उनको बेनिफिट मिला है सामने वाली पार्टी को। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ए है, कोई भी वो ट्रेडर है, उसने गलती से अपना सामान जो है वो बी के घर में छोड़ दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक
छोड़ दिया। तो बी ने क्या किया, उसको अपना सामान यूज़ कर लिया अपना समझ के कि हाँ भाई ये मेरे घर का सामान है। आपने कई बार घर में भी ऐसा हो जाता है कि किसी ने आपके घर में सामान वगैरह छोड़ दिया, आपको लगे कि तो मेरा सामान है, आपने उसे यूज़ कर लिया, तो अब आप किस चीज़ से बाउंड है कि हमें उसे पे ऑफ करना पड़ेगा, वो सामान हमें उसे दुकान से ला के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए जो है वो बी से क्या है कि हाँ अब उसको उसका सामान जो है वो पे ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर यही है कि अगर आपने रेंडर करी है सर्विसेज किसी ऐसे इंसान को जो आपने गलती से या फिर बाय मिस्टेक करी है, तो आपको वो पे ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड आता है अबंडेंट एंड रिफ्यूज़ल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी जो एक पार्टी होती है वो मना कर देती है काम करने से। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि क्वांटम मेरिट का क्लेम आता है कि ही एंड शी ऑलरेडी डिनाइड टू डू वर्क इन स्टार्टिंग ओनली। नेक्स्ट आता है डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को ना डिवाइड कर देते हैं कि जो पार्टी होती है वो डिफॉल्ट, इसमें कई बार क्या होता है कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है वो कंपनसेशन उसे मिल जाता है क्वांटम मेरिट, जैसे मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है जो कुछ काम वगैरह नहीं कर रही होती है उसको भी कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो है कंपनसेशन मिल जाती है, और जो तो इन रियल में काम कर रहे होते हैं उनको कई बार क्या होता है कि वो मिस भी हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को जो इजीली जो है वहाँ पे वो अबंडेंट ना रहे। नेक्स्ट क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन ने, फॉर एग्जांपल कि आपको कोई सामान मिला जो आपका नहीं है, वो किसी और का है और आपने उसको अपनी कस्टडी में रख लिया, तो ये क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो इंसान आपके सामने आएगा या फिर अगर आपको पता लगेगा कि उसका सामान है तो यू नीड टू पे ऑफ टू देम ना। तो यही चीज़ इसमें बता रहा है कि कोई भी एक पर्सन है जो उस सामान से उसका कोई बिलोंगिंग नहीं है, उसको वो सामान मिला जिसको उससे कोई उसकी नीड नहीं है, उसका सामान नहीं है वो, तो उसे अपनी कस्टडी में रख लेता है। उसके बाद जब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ बेली वो होता है जो जेल में आप कहते हैं ना कि आप कह सकते हैं कैदी, एक लाइबिलिटी उसके ऊपर बन जाती है उस सामान को पे ऑफ करने की। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर वो पैरिशिंग हो गया तो उसके ऊपर ये चीज़ें आएंगी, या फिर अगर उसका जो ऑनर है वो नहीं मिला, डेगलेंस हो गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, बट आपको तो इसके नेम्स याद रखने ओनली। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक अंडर करेक्शन, यानी कि इसका मतलब है कि वो वाली लाइबिलिटी जो आपने किसी और पर्सन को पे ऑफ कर दी है गलती से बाय मिस्टेक, करेक्शन आप कह सकते हैं, करेक्शन के टाइम पर आपने किसी और को चीज़ों करना किसी और को था और आपने किसी और को पे ऑफ कर दिया, यानी आपने किसी और को चीज़ें सेंड कर दी, तो इट इज़ लाइबिलिटी, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है कि आपको सही इंसान को जो है वो चीज़ें अब आपको पे ऑफ करनी पड़ेंगी। तो ये था आपका क्वासी और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स थे यहाँ पे और कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जो बहुत छोटा चैप्टर था ये। तो ये कुछ चैप्टर का कॉन्सेप्ट था और कुछ रूल्स थे और उनके टर्म्स वगैरह थी। तो आपको सिर्फ टर्म्स के नेम सब यही सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट स्टिल आपको नेम्स वगैरह याद रखने की नीड है यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऊपर भी थे 5 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 5-6 क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़रूर करा करो हैंड टू हैंड, और ये इनके आंसर्स होते हैं एंड में, आप उसको मैच करा करो। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप इसे पूरे चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद आप इनके क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट करा करो, उसके बाद आपको अच्छी क्लैरिटी होगी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट वीडियो होगी हमारी जिस पे हम डिसएग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पूरे बिजनेस लॉ खत्म, फाइनेंशियल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो हम इसको ख़त्म करते हैं एक वीडियो के बाद और। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।